काशीराम साहब के विषय में एक बात और कहूंगा कि बाबा साहब लोकतंत्र को देकर चले गए, लोकतंत्र का मतलब भी बताकर चले गए, लेकिन लोकतंत्र का सही प्रयोग अगर किसी व्यक्ति ने सही से किया तो मान्यवर साहब काशीराम ने किया। कैसे कि काशीराम साहब ने यह समझाया कि इस देश की राजनीतिक सत्ता के लिए न धन की जरूरत है, न किसी भौतिक सुविधा की जरूरत है। इस देश की शासन सत्ता हासिल करने के लिए आपके वोट की जरूरत है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र के तहत संविधान में आपको दिखा दिए। उसका प्रयोग करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन सत्ता स्थापित करने का भी, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में अपने एमपी एमएलए जिताने का काम किया और यहाँ की माओवादी सरकार को छोड़ देने का काम किया। जो ये कहते थे कि नहीं राजनीति सिर्फ पैसों से होगी, वहीं काशीराम साहब ने राजनीति को गरीबों के पहले से कुचल दिया और एक रिक्शा चलाने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, एक मजदूरी करने वाले को भी उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनाया, उन्होंने विधानसभा का सदस्य बनाने का काम किया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं गौरवान्वित भी हो पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैंने 150 लोग जोड़ रखे, मैंने 150 लोग जोड़ने से बाबा साहब अम्बेडकर का काम हो ही नहीं सकता। आप चाहे 1 लाख लोग जोड़ दें, आपके पीछे 10 करोड़ की रेल खड़ी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का काम नहीं हो सकता जब तक उन लोगों को व्यवस्थित करके बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में स्थापित कर दो। जैसे काशीराम साहब ने गांव दर गांव पैदल चलाया, ऐसे ही मैं कहता हूं महाराष्ट्र की टीम को भी कि अब आपका भी ये काम है, खासतौर से बीमारी की टीम का ये काम है कि आप गांव दर गांव पैदल चलाएंगे, गांव दर गांव जिम्मेदारियां देंगे, मोहल्ले तक मोहल्ले जिम्मेदारियां देंगे, जिससे कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर आप मैं भी कहूं कि पूरे देश में मेरे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं ले सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष ना बनाता, महाराष्ट्र से गांधी राष्ट्रीय महासचिव ना बनाता, महाराष्ट्र महासचिव ना बनाता, और महाराष्ट्र की कमेटी जिला सचिव, जिला संगठन सचिव ना बनाती, तो मुझे लगता है कि बीमार नीति तक छोड़ना होता। मैंने जब दलित पंथ को पढ़ा तो देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ले जाने के बाद इस आंदोलन को कैसे चारों दिशाओं में फैलाया गया। मैंने ये भी देखा कि मध्य भारत में किस तरह समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, और मैंने ये भी देखा कि समाज के एक बड़े नेता को मुंबई के अंदर का हेलीकॉप्टर भी नहीं करने दिया गया। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का काम करने के लिए कैडर की आवश्यकता, कैडर की जरूरत है। और कैडर कैसे स्थापित होगा कि जब आप साथियों को सिर्फ जोड़ेंगे नहीं, उनको जिम्मेदारियां देंगे कि आप इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं, आप इस जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप यहाँ के महासचिव हैं, आप यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। यही प्रक्रिया जब गांव से लेकर केंद्र तक जाएगी, देश तक जाएगी, तब एक नया कैडर का निर्माण होगा। एक विचारधारा के लोग पैदा होंगे, और जब एक विचारधारा के लोग पैदा होते हैं तो कितने भी बड़े काम को आसानी से कर जाते हैं। अब कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक ताकत, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आपकी समस्याओं का समाधान है। इस बीच में बात को जोड़ते हुए और कहूं कि पहले जब हम किसी कार्यक्रम में जाते थे, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हुई, सदाशिव गुप्त का कार्यक्रम हुआ, संत रैदास का कार्यक्रम हुआ, जब किसी अन्य महापुरुष का कार्यक्रम हुआ तो वहां एक आदमी खड़ा कर ये कहता था कि यहाँ राजनीतिक बात नहीं होगी, सामाजिक कार्यक्रम है। होता था नहीं होता था? ये होता था। अब हम भी ये कह रहे थे कि नहीं, सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को सही से पढ़ा तो समझ आया कि हमारे घर में अगर बच्चा पैदा हो, हमारे घर में अगर शादी हो, हमारे घर में कोई मर जाए, या हम किसी रिश्तेदारी में जाए, या फिर किसी छोटे बड़े आंदोलन में जाए, तो इस देश के असूलों को सिर्फ सबसे पहली बात क्यों करनी चाहिए, तो राजनीतिक सत्ता की स्थापित करने के बाद देश के असूलों को करनी चाहिए। समझ आया। जब ये समझ आ गया तो भीम आर्मी का निर्माण हुआ, और जब भीम आर्मी का निर्माण हुआ तो हमने इधर गांव तक गांव जाकर के भीम आर्मी पाठशालाएं खोली, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को छोटी छोटी जगह गांव गांव समझाने का काम किया। उस मजदूर को आंदोलन समझाया तो सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है, उसको बताया
कि पहले 16-16 घंटे मजदूरी की जाती थी, डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्स है जिन्होंने इस मजदूरी को घटाकर 8 घंटे कर दिया। किसान को जाकर समझाया कि यार जो तुम्हें सुख सुविधाएं मिलती है वो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की वजह से मिलती है। महिलाओं को जाकर समझाया, आंदोलन बढ़ा। काशीराम साहब के जाने के बाद नेता तो हमारे बहुत सारे, नाम की तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, सब में राजनेता है, लेकिन अपनी विचारधारा पर अड़ी रह करके कोई शासन सत्ता को आगे बढ़ाए ऐसा राजनेता नहीं दिखाई दे रहा। भीम आदमी ने नेता को पैदा किया जो अपने अड़ियल स्वभाव से जाना जाता, डॉक्टर अम्बेडकर की बात आती है तो बहुत मजबूती से अपनी बात कहता, जो कहता है कि गोली लगे तो लगे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, ना ही हो। भाई चंद्रशेखर आजाद, आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत से करके उनको संसद में भेजने का काम किया। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत दुख की बात है, ये अब तक अपने सोची भी नहीं होगी और ना ही समझी होगी, क्योंकि समय आ जाता है बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते हो तो क्या हाल रहता हो। जब महात्मा ज्योतिबा फुले इन महिलाओं पर हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दे रहे थे, शिक्षा पढ़ा स्कूल खोल रहे थे, तो उन पर कितना प्रेशर पड़ा होगा। जब माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा सेन पर पढ़ाने का काम करती थी और ऊपर लकीर में लोग मारा करते थे, उसमें क्या होता होगा। वही मुझे महसूस हुआ जब भाई चंद्रशेखर आजाद जीत करके पार्लियामेंट में गए। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ पूरी भारत की पूरी राजनीति, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम भारतीय सामाजिक संगठन सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए कि इस व्यक्ति को कैसे हराया जाए। लेकिन क्योंकि समाज में काम करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी, जब समाज को ये बताया कि नहीं हमने ये काम किए हैं, तो वो नेता धुरंधर फेल हो गए। जो आंकड़े लिखते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं चंद्रशेखर आजाद जीत नहीं पाएंगे, वो राजनीति के फेल हो गए। मैंने बहुत समय तक मैं वहां पे नहीं रहा, ये नागपुर की टीम यहाँ से गई थी हमारे ये महाराष्ट्र की, तो मैं वहां जाता था, रिक्शा वाले से पूछता था हमने भाई कौन सी पार्टी के आदमी हो, कि भैया उस पार्टी के आदमी है। हमने वोट किसको दोगे, कि भैया चाहे वो पैसा दे, चाहे वो कुछ कहे, हमारे नेता से नाराज हो जाए, लेकिन वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को दिया जाए। ये वहां जब किसी मुसलमान ने ठेली पर खड़े होकर पूछा तो वो भी काम नहीं करता था कि भैया नेता तो हम किसी और को देते हैं, वोट तो हमारे नेता चाहते हैं किसी और को देना है। हमारे घर भी आए थे, लेकिन भैया चुपचाप जाएंगे वोट चंद्रशेखर भाई बढ़ा लो। सारी राजनीति की तरफ और अकेले चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ वो लोग जिनके पास अथाह संपत्ति, अथाह ताकत, हथियार चलने की सब चीज थी, और एक वो लोग जो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की कलम को लेकर काफी बढ़ रहे थे। जीत हुई, जीत होने के बाद पूरे देश में बवंडर मचा कि चंद्रशेखर जीत गया है। चंद्रशेखर भाई बाबा साहब के अधिकार के तहत कोट पैंट पहनकर अपना नीला पंखा डालकर संसद में जाते हैं और जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय से जब अपनी बात को खत्म करते हैं तो वहां लोगों को पेट में दर्द होता है। भाई सबका एक आत्मदर्द से कहता है कि भाई पूरा भाषण दोगे क्या, जब वो ये कहता है पूरा भाषण दोगे क्या, ये सब मेरे मन पर बहुत गहरा असर डालता है। मुझे अपमान महसूस होता है, इतना अपमान महसूस होता है। मैं सोचता हूं अगर इस लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर के 10 अनुयायी बैठे होते तो इस आदर्श के व्यक्ति के मुंह पर फौरन जवाब दिया जाता, उस टेबल पर मुकम्मल जवाब दिया। आप लोग के चंद्रशेखर भाई को रावण के नाम से मशहूर किया गया, जवाब तो उन्होंने दिया, आपको दिया और कहा कि बोलने आया हूं और बोलूंगा, ये बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार है, जवाब तो आपको दिया। लेकिन वो बेइज्जती महसूस हुई जो कभी बाबा साहब अम्बेडकर की होती होगी, वो अपमान महसूस हुआ जो कभी महात्मा ज्योतिबा फुले का होता होगा, वो अपमान महसूस हुआ जो कभी साहब काशीराम साहब का होता होगा, कि वो लोग आज बाबा साहब के अम्बेडकर के एक कठोर अनुयायी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक अम्बेडकर वाले की विचारधारा आड़ नहीं रहा तो सारी व्यवस्था को बदल कर रख देगा। और अकेले चंद्रशेखर भाई ने संसद के अंदर, चाहे मुंबई का दादर का मामला हो,
चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे कच्चे का मामला हो, चाहे दिल्ली में बुलंदशहर का मामला हो, चाहे पंजाब से काशी जाने वाली ट्रेन का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जो उठते थे वो संसद में प्रमुखता से उठाए और संसद को डाल देने का काम किया। अब बड़ा सवाल ये है क्या एक आदमी कब तक लड़ पाए, ये बड़ा सवाल है। हम देश में विभिन्न जातियों से जाने जाने वाले लोग हैं। अगर हम अपनी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। और अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं भी अलग है। उत्तर भारत में कुछ और व्यवस्था है, दक्षिण भारत में कुछ और व्यवस्था है, पूर्वी भारत में कुछ और व्यवस्था है, मध्य भारत में कुछ और व्यवस्था है। अगर हम सबको कुछ जोड़ता है तो सिर्फ एक नाम जोड़ता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हमें जोड़ता है तो हमें उनकी विचारधारा को विस्थापित करना है। इस सामाजिक न्याय यात्रा का उद्देश्य यहाँ की व्यवस्था को यह बताना कि आज तक खैलान जी को 18 साल हो गए, आज तक खैलान जी के जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिला था। खैलान जी जब पहली बार पढ़ा था 2018 में आया था, जब भीमा कोरे गांव में दंगल हुआ, जब खैलान जी पढ़ा तो पूरी रात बैठकर रोया। जैसे लोगों का मर जाना सही है, अगर ऐसा समाज के साथ हो जाता है तो सामाजिक न्याय यात्रा की वजह से ये बता देना कि हम कितना है। अब किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी राजनेता के गुलाम नहीं है, हम गुलाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के गुलाम हैं। अब अपनी विचारधारा को साबित करके दिखाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में एक मामला हुआ, छत्तीसगढ़ में गुरु एवं घासीदास 1800 के दशक में ये जो शिक्षा की नीति आज हम लोग कहते हैं इसके खुले पढ़ पाए, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ पाए। 1800 के दशक में गुरु घासीदास जी नंगे पैर नागपुर आते हैं, यही नागपुर, और यहाँ जो मुसलमान अंग्रेजों का सिर पे सलाखा था उसको लेकर देते हैं पढ़ाने के लिए कि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। उनका एक हिस्सा है जिसके तहत लॉर्ड मैकाले ने यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था की। विद्वान स्कूल में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश स्कूलों की व्यवस्था की लॉर्ड मैकाले ने। हमें लॉर्ड मैकाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था ना देते तो हमारे पुरखे ना पढ़ पाते, और हमारे पुरखे ना पढ़ते तो आज हम इसे नौकरी क्या इससे होती इसको बताने की जरूरत नहीं। तो व्यवस्था स्थापित हुई, उनका हमारा धर्मस्थली है। एक जत्था में एक खंबा होता है, उसको सम्मान का प्रतीक माना जाता है। सरकार ने उसको कटवाया, कटवाने के बाद वहां एक दंगल हुआ। अब आप जानते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो वहां होता क्या है, वहां सरकार प्रशासन के द्वारा दंगा करवाती है। इसलिए क्योंकि हम इस देश में बहुसंख्यक, जब हम कोई मामला होता तो 1000-2000 की संख्या में निकलते, 10-10 जिम्मेदार के गुलाम की संख्या में निकलते हैं। वहां दंगा हुआ, भीम आर्मी के लोगों को चुन कर जेल भेजा गया, जैसे कभी सहारनपुर भीम आर्मी के लोगों को जेल भेजा गया। जानकारी मिली, वहां से बहनों के फोन आए, कहने भैया सब लोग डरे में और पुलिस नहीं मान रही है, घर से बहनों को खींच के ले जा रही है, उनको खींच के ले जा रही है। हमने कहा ठीक, हम आए, हम गए वहां सामाजिक न्याय यात्रा 7 दिन चलाई और 7 दिन के अंदर लगातार जब लोगों ने निकलना शुरू किया तो प्रशासन हिल गया। प्रशासन ने देखा इतना और आज वो लोग डरकर छुप गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बंदा आया और सारे लोग बाहर निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में उस यात्रा का बहुत बड़ा मैसेज गया। और फिर उस यात्रा के बाद वहां के सारे राजनीतिक दल जो बोलने के लिए तैयार नहीं थे, 200 बच्चों के जेल में सबके सब सड़क पर निकल कर आए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का दिन मुझे याद आता है। बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को कई महीने बहस करके संविधान को लागू कराते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता ये कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हाँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, मेरे लोगों के और से जन्म लेगा, मेरे उन लोगों को। तो वो नेता कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर
तुमने लोगों को अधिकार को देकर चल दिए, लेकिन तुम देखना हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे, लेकिन राजा को खाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते मैं जानता हूँ मेरे लोग गरीब, मैं जानता हूँ तुम मेरे लोगों को डराओगे तो जाएंगे, तुम धमकाओगे तो अपना काम छोड़कर आप भी भाग जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम चंद पैसे दोगे तो भूखे होंगे तो पैसे भी ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मेरे लोगों को इस ताकत का एहसास होगा और वो एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे, बड़ी करके आगे बढ़ेंगे, तो इस देश में एक घंटे अपनी सत्ता शामिल कर देंगे और बुद्ध का राज क्या होता है ये बताने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, हालांकि से 10 या 15 साल पहले में देश पर अपना एक तंत्र राज स्थापित कर देना चाहिए, अब खुद को पंचील वहां लहराना चाहिए। हालांकि आज हमारे नेता संसद में घुसने के बाद उद्धार करने के लिए घबराते हैं। आपके नेता ने कहा तो सबको मिर्ची लगी थी, तो हमें समझना होगा जो काम 10 से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था वो आज तक क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब उस काम को करने का समय आ गया। मुझे कहते बिल्कुल बुरे नहीं, समय समय पर संगठन बने, खड़े हुए लड़े, चले गए। मैं जब भीम आर्मी का उदय देखता हूं और भीम आर्मी का बढ़ता कारवा देखता हूं तो मुझे समता सैनिक दल की याद आती। हालांकि समता सैनिक दल में बहुत अनुशासन था, अभी लोग अनुशासन सीख रहे हैं। जब मैं भीम आर्मी कार्य सैनिक देखता हूं तो मैं खुद को दलित पेंशन का कार्यकर्ता महसूस करता हूं। ऐसा महसूस होता है तो दलित पेंशन हमारे पुरुष हमारे तलाब है, उसी तरीके से पूरे देश में काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार सवाल एक मन में आता है, बहुसंख्यक आबादी तथा बुद्ध संघ का निर्माण लेकर के गए, उस संघ के निर्माण को सतगुरु रविदास ने आगे बढ़ाया, सतगुरु नानक ने संघ के निर्माण में मोहर लगाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संघ के निर्माण को लिखित अप्रूवल दिया कि इस देश का खजाना है तो संघ के निर्माण के बिना कोई नहीं रह पाएगा। लेकिन अफसोस हम बहुसंख्यक लोग बिना एससी एसटी माइनॉरिटी मुस्लिम कहा जाता है, हम लोग सुधरे नहीं। हमने लोकतंत्र का मतलब तो समझा, लेकिन उन्हीं ताकतों के हाथ में सत्ता दी जिन्होंने सदियों हमारा शोषण किया। हमें समझना होगा, हमें चलना होगा। मैं तो चीख का जब पहली बार महाराष्ट्र आया मैंने कहा महाराष्ट्र के लोगों को कि अगर आपको मुझे लगता है क्या इस देश में भीम आर्मी से ज्यादा ताकत वर्ग सम्मेलन है तो आप बताइए, हम भीम आर्मी को जाकर विदा कर देंगे। और अगर नहीं है तो अपना तन मन धन और अपना समर्पण सब लोग भीम आर्मी के साथ खड़ा कर दीजिए और हमें सिर्फ 10 साल का समय दीजिए। ये तो पता नहीं कि बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग सारे पद कर दिए जाएंगे, नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र का सही मतलब क्या है ये पुष्पमित्र सिंह की औलाद को जरूर बताकर चले जाएंगे। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। अभी पिछले चुनाव की बात है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो एक समय का मेरा मित्र बहुत पुराना मेरे पास आया, कहना कि कार्यकर्ता को क्या चलाते हैं। हमने कहा क्या हुआ कि मैं तुम्हारे कार्यकर्ता घर गया प्रचार में पूरब में, देखा उसके घर में झोपड़ी पड़ी हुई, बस खले में बिना पढ़ना है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो सामने लगा हुआ था। वो भी बहुत गंदा था कि हमने उनको कहा कि तुम्हारी पार्टी जीतेगी नहीं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम घर बैठ जाओ। तो तुम्हारे कार्यकर्ता ने ये कहा कि मैं बाबा साहब का नहीं, मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, तुम्हारे चंद पैसे मुझे खरीद नहीं पड़ेंगे। मेरी पार्टी जीते ना जीते, लेकिन मैं अम्बेडकर के काम को इसी प्रकार से करता रहूँ। बात समझिए, जब उस व्यक्ति को ये पता लगे जिसने भीम आर्मी को जन्म दिया, जिसने भीम आर्मी को घूम घूम कर खड़ा किया हो, किसी गरीब कार्यकर्ता ने ये जवाब दिया संघ के आदमी को, तो उसका सीना कितना चौड़ा हो जाता होगा। तो मुझे गर्व होता अपने कार्यकर्ताओं पर भी। बस अब एक चीज चाहता हूं कि पूरे देश में अनुशासन स्थापित हो, खासतौर से अछूत वगैरह का हर बच्चा और 4 करोड़ अम्बेडकर के आंदोलन
हमारे घर की हर बेटी डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की प्रचारक हो, और अगर हम सब लोग घर बनाएंगे, प्रचारक बन जाएंगे, तो मैं कहता हूं हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर का अन्याय बीमारी में होगा। हर घर में बीमारी का कार्यकर्ता होगा, और जब हर घर में बीमारी का कार्यकर्ता होगा तो जो शासन सत्ता हमें उसको दूर लगती है, वो दिल्ली की कुर्सी हमें लगता है कि बहुत दूर है, तो वो दिल्ली की कुर्सी पर एक हाथ का झपट्टा मार के लाकर यहाँ रखेंगे। हमारी मर्जी होगी, इसको चाहे नागपुर में रखे, चाहे लखनऊ में रखे, चाहे दिल्ली में रखे, चाहे लुधियाना में रखे, हमारी मर्जी होगी। मुझे साथी ने कहा क्या बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, इतना निर्वाह हो गया। हमने उसको कहा देखो डॉक्टर अम्बेडकर को समझो और उनको पढ़ो, और अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ दोगे, मैं ये कहता हूं कि हम तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तुम उस काम को करने की क्षमता रखो। ये जो कुछ भी आज कहने की ताकत अगर कहीं से है, कुछ भी करने की ताकत है, आज इस देश की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं कौन? गरीबों के लोग। मेरे पिता सिपाही थे, मात्र एक सिपाही, और आज इस देश की बड़ी राजनीति को चुनौती देते हैं वो संगठन जो यहाँ 100 साल से स्थापित है, उसको चले करते हैं। ये सब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब की पूरी उनको पढ़ते तो ऐसे लगाती है कि लगता है कि 7-7 साल नहीं 5 साल में भी से काम कर जाए, सीट ले फैसले कर। एक चीज और बताऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम का संकल्प करता है। भारत की राजनीति जय भीम से शुरू होती है, बिना जय भीम के भारत की राजनीति शुरू नहीं होती है। लेकिन आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर को समझाने के लिए सभाएं लगानी पड़ती है, गांव दर गांव जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। बाबा साहब का जीवन परिचय के बताना हो तो हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन परिचय बताना पड़ता है। और अगर लोकतंत्र के तहत आप अपनी शक्ति का निर्माण करें, आपको पता हो क्या शक्ति है, तो लोकतंत्र के तहत इस देश में शासन सत्ता स्थापित की जाए, और आप में से एक व्यक्ति को यहाँ का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, और एक चीज निर्धारित कर दिया जाए कि भारत की हर पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा, तो चाहे वो पढ़ना चाहे या ना चाहे, उसको डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन चरित्र करना होगा। अभी छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने लिखा सरकार को, इस देश में अगर शिक्षा की कोई देरी है, मदरसा खुले है, और भीम आर्मी ने वहां कर्मबद्ध आंदोलन चलाया और सीधे मुख्यमंत्री को धराधर लेटर भेजने का काम किया। जब हम जिले से लेटर निकले तो कुछ ही महीने बाद शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी कि हर प्राइमरी स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले का पोस्टर लगेगा, सामने का नाम लिया। अब आप सोचिए कि हमने आर्टिकल 19 का प्रयोग करके महात्मा गांधी सावित्रीबाई फुले का फोटो लगवा दिया, और जब उनका फोटो लगेगा तो आने वाली नस्लें पूछेगी कि ये कौन है, और जब नस्लें पूछेगी ये कौन है, तो पता लगेगा ये वो माँ है जिसने हम जैसे लोगों को पढ़ने पढ़ाने का काम किया। तो उनका कितना बड़ा काम उससे भी फोटो से हो जाए, तो वही मैं कह रहा हूं कि शासन सत्ता स्थापित कीजिए और अपने पुरखों को किताबों में लेकर आइए, पढ़वाइए एनसीईआरटी की बुकों में, पढ़वाइए हर सिलेबस में, तब इस देश को पुनः जो सोने की चिड़िया बनाया जाए। अगर चाहते हो सम्राट अशोक का वंशज, सम्राट अशोक का राज यहाँ स्थापित हो, तो अब क्षेत्रवाद, भाषावाद को लात मारनी होगी। अब सिर्फ एक बार रखना होगा अम्बेडकरवाद, क्योंकि मैं जब दक्षिण भारत में जाता हूं, मैं देखता हूं वहां के लोग भारत में गाय मार के खा रहे होते हैं, और जब उत्तर भारत में जाता हूं तो मैं देखता हूं हमारे के लोग सिर्फ गाय गिराने वालों की हत्या कर देते हैं। देखिए कितना दौलत देते हैं। और अब आप खुद को सोचिए, हमारा एक ही तरीका मानव था कि इंसान एक समान है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो इंसान है वो इंसान है। ये हमारा वो लोग पूरे देश में स्वतंत्रता में शामिल है, और हम कहाँ हैं? ये समझना होगा, ये सोचना होगा। मैं एक उदाहरण दूं, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद इस देश में एक पार्टी का उदय हुआ। उस पार्टी का जन्म 1984 में हुआ, और जिसकी यहाँ स्वतंत्रता है उसका जन्म 1980 में हुआ।
उनका आंदोलन कुछ साल पुराना, हमारा आंदोलन कई हजार साल पुराना। हमारा आंदोलन खुद से भी पहले नदी को बुद्धों ने चलाया और इनका आंदोलन शोषण का चंद लोगों ने चलाया, चंद किताबों ने चलाया। लेकिन आज वो फिर से देश को प्रभावी, आज वो अपनी विचारधारा को जबरदस्ती स्थापित कर रहे हैं। और हम उस देश में समता समानता की बात करने वाले लोग, हमारा आंदोलन कहां? हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हम उनके पीछे पिछले वो बड़े होकर घूम रहे हैं? ये जब तक आप सब नहीं सुनेंगे, ये मेरे के लिए समझने से कुछ होगा नहीं, ये भाई चंद शेखर आजाद के साथ जाने से कुछ नहीं होगा, इनमें से 2-4 लोगों के विधायक बनने से कुछ नहीं होगा। ये जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं। हमें सिर्फ उन्नति की ओर सोचना, हमारे जो पूर्वों का अपमान हुआ उसके विषय में सोचना। हम इस देश में पूर्वों द्वारा स्थापित सत्ता कैसे स्थापित करें, इस विषय में सोचना। एक चीज समझिएगा कि अगर आपके पिता आपको कुछ सिखाकर जाएंगे तो वही आप सीखोगे और उसी प्रकार का आंदोलन चलाओगे। और मेरा एक भी पुरखा, मेरे एक भी पूर्वज ने कहीं गए तो आप नहीं सीखे, कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे साथ अन्याय करे तुम भी उनके साथ अन्याय करो, कहीं नहीं लिखा। लेकिन हाँ, जिनका आंदोलन प्रभावी है, गोवलकर, सावरकर जैसा जो आंदोलन प्रभावी, उनकी जो धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति भी ये कहती है कि महिलाओं को अधिकार नहीं, यहाँ के शूद्र को अधिकार नहीं, यहाँ के शूद्र को अधिकार नहीं। सोचो वो अपने आंदोलन को कैसे स्थापित कर रहे हैं। आगे आपने देखा होगा एक इस देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो यहाँ न जाने कितने लोगों को इस मुद्दे ने खाया, अयोध्या का मामला। वहां वो लोग ये जीते और उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। उस समय देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो देश के राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने। लेकिन जब उसका शिलान्यास किया गया वहां पर उनको नहीं बुलाया गया। जब वहां मूर्ति स्थापना हुई तो मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। भाई दूसरी ओर चलूं, जब नया संसद बना, जब उसकी नींव रखी गई, तब इस देश के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि जाति से अछूत। और जब संसद का उद्घाटन हुआ तब भी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि जाति से आदिवासी अछूत है। जाकर मित्र हो जाएंगे, देखिए वो अपनी विचारधारा को कितना मजबूत कर रहे हैं। इस देश के वर्तमान नागरिक को नहीं बुलाऊंगा। हम कहा ये सोचिएगा, ये विचारिएगा और विचार करके फिर मंथन कीजिएगा वो करता क्या। भीम आदमी में लड़ने की ताकत बहुत इतनी ताकत है, अगर चाहे सरकार को 2 घंटे को उठा दे। सही मायने में भीम आदमी के गर्म खून को कोई चीज रोककर रखती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान रोककर रखता है। वरना जब किसी बेटी का जब मोटा पौधा रखता है तो खून खोल जाता है। जब कुछ भी गलत होता है तो खून हमारे मारता है। अब क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का खून बहुत गर्म है। आपने हमारी भाषा को भी देखा होगा, बहुत अग्रेसिव रहती है, डरने का नाम नहीं होता। मौत भी सामने खड़े तो भी कोई परेशानी नहीं। जब देखा होगा जब मेरा बोलने लगी तो सवालों का जवाब भी दे रहे, अब ठीक है आई चली गई। संविधान में रोक रखता है, लेकिन संविधान में मिले अधिकार जो बहुत सारे छिन गए, उन अधिकारों को सोचिए, उस व्यवस्था को स्थापित करने के विषय में सोचिए जो हमारे पुरखे हमें देकर गए। बार बार हर जगह बात कहता है, औलाद 2 प्रकार की होती है, एक पूत और एक कपूत। कपूत जो होता है वो अपने पुरखों द्वारा दी गई विरासत को नस्ते-नाबूद करते हैं, खत्म करते हैं। और पूत जो होते हैं वो अपने द्वारा दी गई पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो इस विरासत को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद खत्म हो जाए। क्या हमें करना है, क्या बनना? मुझे तो गर्व है कि मैं अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने वाला पूत हूं। अब आप देखिए क्या करना है। ये बात सब तो बहुत बुरे हैं, लेकिन ये हकीकत तो घर में पढ़कर डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन नहीं चलाया जाता, इसको पैर करके भी नहीं चलाया जा सकता, और क्या नहीं करके डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को नहीं चलाया जा सकता। दोनों दिशाओं की ओर बढ़िए,
काशीराम साहब का कोट याद आ रहा है। काशीराम साहब कहते हैं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में चला और मैं देखता रहा कि हमारी सामाजिक जड़ें कहाँ कहाँ तक हैं। मैं अपनी सामाजिक जड़ों को ढूंढता रहा लेकिन मुझे अपनी सामाजिक जड़ें नहीं मिली। फिर मैंने बहुजन समाज की सामाजिक जड़ों को मजबूत करने का निर्णय लिया और लगातार इन सामाजिक जड़ों को मजबूत किया, क्योंकि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीतिक व्यवस्था कभी स्थापित नहीं हो सकती। तो हम सबको भी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए इस देश में न्याय मजबूतता को स्थापित करना, इस देश में समानता क्या है ये बताना है, इस देश में शिक्षा का महत्व क्या है ये समझाना है, इस देश में ये बताना है कि यहाँ गरीब शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति की भी वही हैसियत है जो इस देश में किसी व्यापारी की किसी नेता की है। अगर ये समझाने में कामयाब हुए तो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर मुझे समझाने में कामयाब ना हुए तो धिक्कार होगा ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर के लड़ाइयों पर जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आर्थिक सक्षम होने के बावजूद भी इस आंदोलन को घर घर तक नहीं पहुंचा सकते। मेरे शब्दों में गड़बड़ जरूर होगी, लेकिन एक बात है जो पूरे देश में घूम करके महसूस करता हूं, महसूस होता है जब किसी पिटते हुए देखता हूं, महसूस होता है जब कोई भी गधा के संविधान को बदलने की बात कर देता है, महसूस होता है, दर्द भी होता है और खूब सुनाई भी जाती है। जैसे कई कोटी यहाँ खड़े होकर सुना रहे हैं भारत का चाहे कितना बड़ा मंच, किसी का मंच और हमें बुला ले जाए तो वहां ये कई कोटी समाज को सुनाई जाती है। उठो, जागो और एक हो जाओ और एक होकर के बताओ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जुलाई चाहे वो कन्याकुमारी का है, चाहे जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो केरला का है और चाहे वो झारखंड का है, वो एक ही है। जिस ये बताने में सफल हो जाओगे इन मनुवादियों की छक्की छुड़ा दोगे, इन गोवलकर और सावरकर की औलादों को ये बता दोगे कि इस देश में कोई आंदोलन है तो डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन है। शुक्रिया आप लोगों ने सुना। मैं तमाम साथी यहाँ रश्मि गायकवाड़ जी है, यहाँ सीताराम गंगावली जी है, यहाँ से भाव कामले जी है, थोराट जी है, प्रसाद में थोड़े बहुत पुराना साथी है, इन चंद्रपुर वाले का नाम भूल जाता हूँ, मेरे क्या नाम था, शंकर मूल, आपका नाम था जिलाधक जी है ना, अस्तिक बागड़े जी, और ये आपके पटवारी राजस्थान के अनिल धनवाल जी।